हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विजुअल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आपकी एक क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है जो आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर में होना उसके लिए चल रही है। उसके लिए आप लोगों के लिए क्लास भी दे दी जा रही है डेली बेसिस पे। उसी की श्रृंखला में याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, घटना चक्र की एक श्रृंखला शुरू की गई है, जो कि यह घटना चक्र के आपके बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर कराया जाएगा। अगर आप वो आर ओ ए आर ओ वाली सीरीज देख रहे हैं वो आप देखते रहिए। साथ ही साथ अगर आप इस घटना चक्र वाली सीरीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत शानदार स्थिति में एग्जाम हॉल में रहेंगे। ठीक है। बाकी घटना चक्र को साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ाने के लिए मैंने ऑनलाइन बैच भी लॉन्च किया है, जो कि मात्र 199 रुपये में है और ऑफलाइन 499 रुपये में है। तो याद रखिएगा, इसमें हम लोग जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, क्योंकि मुझे अनुभव बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कैसे बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ लाइव जो आप ऑनलाइन बैच होगा, ऐप पे होगा, उसमें जुड़ना ना भूलिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए। उसके लिए आपको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको रिवीजन करना है तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे ऐप पे और भी शानदार तरीके से आपकी क्लास चल रही है। बहुत ही हम लोग धीरे धीरे मज़े मज़े में चल रहे हैं। याद रखिएगा, क्योंकि गांव में आपने देखा होगा या शहरों में ही, जब भारी बारिश धीरे धीरे आती है तो उसका पानी बहुत तेज़ी से जमने लगता है, मतलब कि बहुत बाढ़ आ जाती है। जब वही पानी तेज धार में आता है, बरसता है, बंद होता है, तो वो क्या होता है कि जल्दी से बह जाता है। ठीक ना। तो याद रखिएगा, बाढ़ लाना है अगर आपको, तो आपको धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते पढ़ना है, ताकि आपके अंदर, जैसे आप जमीन में देखते हैं पानी धीरे धीरे रिस जाता है, उसी तरीके से आपके अंदर जो फैक्ट हैं, ये सारी चीजें आपके अंदर रिस जाए, बस जाए, ये ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत से ऐसे विद्यार्थियों से बात किया है, जो विद्यार्थी ऑलरेडी मेरे प्यारे साथी सेलेक्टेड हैं। ध्यान रखिएगा, वो सभी के सभी ये कहते हैं पे कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है। अगर घटना चक्र पे आप सही से काम कर लें, तो मैं ये दावा करता हूं कि आपका प्री कभी नहीं रुकने वाला है। चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे वो आर ओ ए आर ओ का एग्जाम क्यों ना हो, आपका प्री कभी नहीं रुकने वाला है मेरे प्यारे साथियों। वनडे एग्जाम के लिए तो ये सफिशियंट है, सफिशियंट से भी बहुत ज़्यादा है। कभी नहीं रुकने वाला है। आपने अगर घटना चक्र पे कमांड कर लिया है, लूसेंट अगर अच्छे से आपने पचा लिया है, तो याद रखिएगा आपका प्री किसी एग्जाम का नहीं रुकने वाला है, यूपीएससी को बस छोड़ करके। ठीक है ना, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न अपना अलग होता है। तो 1 मिनट आप लोग समय दीजिएगा। तो आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे दिया जा रहा है कंटेंट। आपको बस करना एक ही काम है कि आपको इस भाई को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाना है, आगे की तरफ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, लाइक करना है, और अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो बस इतना आप लोगों से अनुरोध है। याद रखिएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है। बाकी जिनको अगर बैच में आना है, वो बैच में कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके संपर्क कर लेंगे, ऐड हो जाएंगे। बैच शुरू हो गई है, और बहुत शानदार तरीके से हम लोग साइंटिफिक अप्रोच के साथ पूरे घटना चक्र को खत्म कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं आज की जो हमारी क्लास है घटना चक्र का। इसमें हम सबसे पहले पॉलिटी के 500 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 500 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके लिए हो सकता है आपके लिए 1-2 क्लास में ये 500 प्रश्न करा दिए जाए। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। ये आपको यहाँ क्या करना है कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, आपको वहां पीछे जवाब देना है। ये ध्यान रखिएगा, आप अपने आप को जज करिएगा। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, और पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, टॉपिक वाइज सारा मैं कवर कराऊंगा, ध्यान रखना। कह रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, आपसे कह रहा है कि भारत का जो संविधान बनने वाला था, उस संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। इसका आंसर यहाँ पे आप लोग दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को मैं लगभग 10 सेकेंड दूंगा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक ना। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 10 सेकेंड हो गया। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा
कि जब आपने देखा था कि क्रिप्स मिशन 1942 में संविधान निर्माण के लिए जब भारत आता है कि वो संविधान सभा को बनवा सके, तो आपने देखा था कि उसकी सारी बातें तो सही रहीं, लेकिन जो उसने कहा था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा फिर भी उसका रक्षा विभाग हमारे पास होगा, इसी आधार पे वो क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। अ, ठीक ना। उसके बाद से आता है 1946 में कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन की तर्ज पे ही संविधान सभा का गठन किया गया, और आपने देखा था कि संविधान का निर्माण किया गया, ये आपको पता होगा। याद रखिएगा, सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में ही क्या किया गया था, संविधान सभा के बनाने की बात कह दी गई थी। अब ये स्वराज पार्टी था क्या, आपने देखा था कि जब 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास करके जब वापस आते हैं, तो आप देखते हैं कि उस समय गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन 1920 से चल रहा होता है, 4 फरवरी 1922 को क्या होता है, स्थगित हो जाता है चौरी चौरा कांड होने के नाते। तो फिर क्या होता है, इसी स्वराज पार्टी की स्थापना कि भाई कुछ ना कुछ आंदोलन चलता रहे, तो जो आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू होते हैं वो मिलकर के करते हैं, जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष रहते हैं और मोतीलाल नेहरू महासचिव बनते हैं। तो याद रखिएगा, ये वही स्वराज पार्टी जिसने 1934 में ही सबसे पहले संविधान रचना के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। इसके बाद से याद रखिएगा 1935 ईस्वी में एम एन राय के द्वारा यहाँ पे क्या कहा गया था कि एक संविधान सभा की मांग की गई थी। तो यह ध्यान रखिएगा, एम एन राय के द्वारा कब की गई थी, 1935 में, ठीक ना। 1934 में याद रखिएगा कांग्रेस के द्वारा भी मांग की गई थी। ये आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। ये देखिएगा, मुस्लिम लीग देखो यहाँ दिया है, तो मुस्लिम लीग को जान लो। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था, आगा खा पैलेस में, याद रखिएगा मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। देखना, वही क्वेश्चन को थोड़ा सा पैटर्न को बदल दिया, सारे रिपीटेड प्रश्न, सारे पीवाईक्यू आए हुए क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा, मतलब कि संविधान बनाने वाली सभा का विचार प्रस्तुत किया था। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कौन किया था, तो एम एन राय ने 1935 में किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी आर अम्बेडकर का अभी आपने देखा था कि बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका मराठी भाषा में ये लॉन्च करते हैं और दलितों के लिए बहुत काम करते हैं। और ये बी आर अम्बेडकर एक इकलौते ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एनी बेसेंट के बारे में अगर आप देखें तो यही एनी बेसेंट है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब स्थापना होती है न्यूयॉर्क में, तो उसकी एक वक्ता बनकर के भारत 1893 में आती हैं। और यही एनी बेसेंट अगर आप देखेंगे तो जो होम रूल लीग चलाया गया तिलक के द्वारा अप्रैल में, उन्हीं के से प्रेरित होकर के सितंबर 1916 में ये एनी बेसेंट होम रूल लीग चलाएंगी। यही एनी बेसेंट याद रखिएगा कांग्रेस का 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, कहां पे, कलकत्ता अधिवेशन में याद रखिएगा अध्यक्षता करेंगी। और क्या, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कहलाएंगी, भारतीय नहीं प्रथम महिला अध्यक्ष कहलाएंगी। जवाहरलाल नेहरू की बात करोगे तो यह 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे कांग्रेस के, और यहां पे पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, किसकी, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखो हम लोग क्वेश्चन में जितने भी सारी चीजें याद आएंगी वो सारी चीजों को करेंगे, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट से, ये सब सारी चीजें आप करके चलना, ये ध्यान रखना। चलो आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। चलिए इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा किसके द्वारा किया जाएगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। लेकिन क्रिप्स मिशन रक्षा के मामले में अभी जो मैंने आपको बताया उसी आधार पर फेल हो जाता है, नहीं तो यहीं से एक निर्वाचित संविधान सभा बन गई होती। और याद रखिएगा कि जो आपका संविधान सभा बना उसमें जो भी संविधान सभा के सदस्य हुए वो निर्वाचित हुए, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। जनता के द्वारा जो और लोग चुने गए थे जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन प्रतिनिधियों के द्वारा इस संविधान सभा के लोग चुने गए थे। और याद रखिएगा जो भीमराव अंबेडकर थे वह कहां से, यहाँ पे जो पूर्वी बंगाल से वो चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वह बांग्लादेश में मिल जाने के कारण वो अपना
कहाँ से उपचुनाव जीतते हैं? तो बंबई से जीतते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पे आपसे एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जो कि यह आईएएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ से आपके पीसीएस के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे चीजें ले सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि आईएएस में क्या होता है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछ लेता है। तो यहाँ देखिएगा, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें देखिएगा आंसर क्या होगा सही। पहला कह रहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ठीक है, चलो दूसरा बात कह रहा है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। और आपसे पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि जो क्रिप्स मिशन आया उसमें अभी आपने देखा कि सबका क्या होगा कि निर्वाचित होंगे, सभी निर्वाचित होंगे। और यहां कह रहा है कि प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित होंगे। ये नामित शब्द पकड़िएगा, इसी वजह से ये गलत हो जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला पॉइंट है ये सही हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि इस क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि जो भी नया संविधान स्वीकार नहीं करना चाहता है वो अपना ब्रिटेन के साथ अलग संधि पे हस्ताक्षर करके अपनी एक भावी स्थिति में बरकरार रखेगा अपने आप को। ठीक ना, ये बात दूसरी वाली बस सही होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। देखिएगा, मतलब कि कितनी जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा जो कि संविधान सभा में आएगा और संविधान का निर्माण करेगा। तो याद रखिएगा, प्रति 10 लाख व्यक्ति में एक व्यक्ति चुना जाएगा, प्रति 10 लाख व्यक्ति में। याद रखिएगा, यही यहाँ पे कहा गया था कि प्रति 10 लाख व्यक्ति में, याद रखिएगा, एक व्यक्ति चुना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखो, क्रिप्स मिशन में आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि क्रिप्स मिशन ऑलरेडी फेल हो गया था, लेकिन कैबिनेट मिशन आपसे, याद रखिएगा, इसी के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो ये कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और उन 3 सदस्यों के नाम आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें शामिल नहीं था। इसका आंसर करिएगा कि कौन इसमें शामिल नहीं होगा। याद रखिएगा, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग थे, लेकिन विलियम वुड इसमें क्या था, शामिल नहीं था। ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लो कि जो यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस था उस समय क्या था, तो याद रखना यह भारत का सचिव था। उस समय कौन था, यह भारत का सचिव था। स्टैफर्ड क्रिप्स की बात कर लेते हो तो यह किसका था, यह बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था। किसका था, बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था। यह ध्यान रखना, ट्रेड का यह अध्यक्ष था। ठीक ना, ये ध्यान रखना। एवी अलेक्जेंडर की बात अगर करेगा तो आप कहना कि यह नौसेना मंत्री था। ठीक ना, कौन था, नौसेना मंत्री। देखो, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी तक यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे यहां पे दे सकता है एक साइड में और पूछ लेगा कि इनमें से कौन 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 के पद पे सुशोभित कर रहा था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया भाई गठन, बहुत कंफ्यूजन रहता है। अधिकतर लोग जानते हो आसान प्रश्नों को ही एग्जाम हॉल में गलत कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आसान प्रश्न ही आप एग्जाम के प्रेशर में आकर के आप सोचते हो, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गलती कर देते हो। ठीक ना, देखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ या भारत का संविधान बन करके तैयार कब हुआ, तो अभी आप सही बता लोगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर के आप दोनों कंफ्यूज आ रहोगे। इसलिए क्या रहता है कि एग्जाम हॉल के बाहर नहीं पढ़ना चाहिए, मन को शांत रखो, मेडिटेशन करके एग्जाम देने जाओ। एग्जाम के एक दिन पहले अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो ताकि चीजें जो जहां की जहां है वो स्थिर हो जाएं। ठीक ना, देखना, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया, मतलब कि किसके द्वारा किया गया था। चलो इसका आंसर करना सभी लोग, आप सभी लोगों को यहाँ पे टाइम दे रहा हूं। तो याद रखना, आपने देखा था कि क्रिप्स मिशन वाला आया लेकिन फेल हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो आपके भारतीय संविधान सभा का हो जाएगा, यह गठन किया जाएगा। तो याद रखना किसके तहत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। और अभी आपने देखा कि इसमें कौन कौन सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव रहते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड अध्यक्ष रहते हैं और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री रहता है। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का उपसभापति थे, बताना। कह रहा है कि जो आपकी एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनी थी, और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो प्रथम स्वतंत्र मंत्रिमंडल बना, तो जो अंतरिम मंत्रिमंडल कुछ टाइम के लिए बना था, पूछ रहा है कि इसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, इनका नाम बताइएगा। इसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन होंगे, इनका नाम बताइएगा, कौन होंगे, जल्दी जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू। यही जब प्रथम मंत्रिमंडल बनेगा तो उसमें प्रधानमंत्री बनेंगे, और यहाँ अंतरिम मंत्रिमंडल में यह उपसभापति के रूप में कार्य करेंगे, और वायसराय जो होगा भारत का वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यह आपको यहाँ से मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से पूछी जा सकती हैं। याद रखिएगा जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1950 को आपके, कब, 24 अक्टूबर 1950 को आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे, यहां नोट कर लेना, प्रथम राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति बने थे। याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बने, तो आप कहिएगा तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष यही राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक ना। याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन बने, अस्थाई, तो आप कहिएगा मेरे प्यारे साथियों कि 13 दिसंबर 11 दिसंबर, ठीक ना, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये आपको इतनी सारी चीजें यहां से याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। देखना अंतरिम मंत्रिमंडल के बस लोगों का नाम आपको एक बार रिवीजन करना है, ठीक है। जब मैं पॉलिटी कराऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, क्योंकि अंतरिम मंत्रिमंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के लिए वो गठित किया जाता है। अंतरिम का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए, जैसे आपने देखा होगा अंतरिम बजट लागू होता है, वो क्या होता है, कुछ 1-2 महीने के लिए होता है, फिर उसके बाद से वो क्यों होता है, क्योंकि सरकार अब बदलने वाली है या तो नया चुनाव होने वाला है, इस वजह से कुछ टाइम पीरियड के लिए, ताकि बजट न गड़बड़ हो, सुचारू रूप से काम चलता रहे, अंतरिम बजट पेश करते हैं। उसी तरीके से कुछ समय के लिए अंतरिम मंत्रिमंडल बनाई गई थी। अब पूछ रहा है इसमें कौन सदस्य नहीं था। चलिए इसका आंसर करिएगा, कौन इसमें सदस्य नहीं होगा, याद रखिएगा, जल्दी जल्दी बताइए कौन इसमें सदस्य नहीं होगा। आंसर करिएगा आप सभी लोग, इसमें अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन सदस्य नहीं होगा। याद रखिएगा डॉक्टर एस राधा नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन नहीं होंगे। याद रखिएगा अंतरिम मंत्रिमंडल में सी राजगोपालचारी जो थे, यह आपके कौन थे, यह आपके शिक्षा मंत्री थे। कौन थे, शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री। क्या थे, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे, आपूर्ति मंत्री थे, ठीक ना। जगजीवन राम के बारे में अगर आप देखेंगे तो यह आपके कौन से मंत्री थे, तो यह आपके श्रम मंत्री थे। किसमें, अंतरिम मंत्रिमंडल की सरकार में, याद रखिएगा, ठीक ना। राधा कृष्णन क्या थे, यह अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में शामिल नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई। कह रहा है कि जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार थी उसकी घोषणा कब की गई, इसका आंसर आप लोग करिएगा, इसका आंसर बताइएगा। देखिएगा 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। कब, 24 अगस्त 1946 को, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ें अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न देखिएगा, फिर आपसे पूछ लिया, अगला प्रश्न आईएएस 2007 में पूछा गया है, और यहाँ पे आपसे कुछ यहाँ पे कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे गए जो आपसे बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बार आपके आरओ में भी देखने को मिले होंगे। कह रहा है कि वेवेल, यहाँ वेवेल है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू संविधान और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, और कारण कह रहा है वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। क्या था, भारत का बंटवारा बच जाता। देखना ध्यान रखना, कह रहा है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू संविधान और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये बात बिल्कुल सही थी, ठीक है, क्योंकि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। नहीं, वेवेल ऐसा नहीं चाहता था कि भारत का बंटवारा बचे, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन सी कथन सही होगा और कारण क्या हो जाएगा, गलत होगा। अगर आपसे कथन और कारण वाले क्वेश्चन आए तो कथन को पढ़ लेके और बीच में यहाँ पे क्योंकि लगा के तब कारण को पढ़िए, या कारण को पढ़ के इसलिए लगा के तब कथन को पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। ये होता है कथन और कारण के क्वेश्चनों को समझने का तरीका। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही हैं? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह संविधान सभा के बारे में सही है? इसका आंसर करिएगा मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है पहला कि वह वयस्क मताधिकार पे आधारित थी। देखना, ध्यान देखना, वो क्या कह रहा है कि वह वयस्क मताधिकार पे आधारित थी। यह बात यहाँ पे बिल्कुल गलत है, वयस्क मताधिकार पे आधारित नहीं थी, ठीक ना। दूसरा कह रहा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बिल्कुल सही बात है। चलो, वह बहुदलीय निकाय थी, ठीक ना, बिल्कुल ये भी सही बात है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी कहीं ना कहीं सही बात है, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि याद रखिएगा जो वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। आपकी जो संविधान सभा थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, इनडायरेक्टली रूप से आपके राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा इसके सभा के सदस्य चुने गए थे। वयस्क का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था। याद रखिएगा बहुदलीय, कई दलों का निकाय था ये, इसमें कई दल शामिल थे, बाकी अनेक समितियों के माध्यम से इन लोगों ने कार्य किया। ऑप्शन 3 और 4 सही होगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, 13 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ध्यान देना, कह रहा है कि गलत कथन कौन सा है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है और आंसर करना है। चलो, पहला देखो, कह रहा है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही बात है, प्रारूप समिति को ही ड्राफ्ट समिति, पांडुलिपि समिति या कहा जाता है, यही मेन काम की। इसने संविधान को प्रारूप बनाने का काम किया, इसलिए मेन समिति थी, और कई बड़ी संख्या में समितियों के माध्यम से यहाँ पे काम किया गया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, यह भी बात सही है, ठीक ना। सबको अपने अपने एरिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तीसरा कह रहा है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पे आधारित था। देखो, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक होता है। एग्जामिनर चाहता नहीं है कि वो आपको टफ क्वेश्चन बनाए, वो चाहता है कि जितना आपने पढ़ा है उसी आधार पे आप चीजों को एलिमिनेट कर लो। देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ एलिमिनेट करने वाला था, आप कोई भी ऑप्शन नहीं जान रहे थे, आपके दिमाग में सिर्फ एक बात ये थी कि अप्रत्यक्ष और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ था और ना ही प्रत्यक्ष हुआ था, तो आप सीधे सी को पकड़ लेते कि यही ये गलत है, बाकी तीनों का तीनों ऊपर नीचे सही है, आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यही होता है एलिमिनेशन पद्धति, इसी को कहते हैं क्वेश्चन को एलिमिनेट करना, ठीक ना। चलो आगे देखो, कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया था? बताना इसका आंसर, तो क्या किया गया था इसका आंसर बताना। कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बिल्कुल गलत बात। नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, गलत बात। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, याद रखिएगा किस तरीके से? अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, ये सही होगा। और चौथा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, नहीं, किसी के द्वारा चुना नहीं गया, अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति को क्या किया गया था? चुना गया था, न कि यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे भी नहीं चुना गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीजें घुमा दिया है, याद रखिएगा क्या किए थे? प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यही आपको क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट करके एग्जामिनर ने दे रखा है, ठीक ना, क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात था, अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ था? प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा ही तो ये लोग निर्वाचित हुए थे, जितने भी संविधान सभा के मेंबर थे, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आंसर देखो। कह रहा है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? क्या कैसे हुआ था इसका आंसर करना। तो कह रहा है सीधे जनता द्वारा, नहीं भाई, जनता इसमें शामिल सीधे थी ही नहीं, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, गलत बात। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, गलत बात। प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। आपने देखा था कि प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। देखना, ध्यान रखना, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन होंगे, इनका नाम बताना। ऐसे क्वेश्चन में बड़ा विवाद रहता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। अस्थाई अध्यक्ष याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। अस्थाई अध्यक्ष कौन होगा, याद रखना यह अस्थाई अध्यक्ष होंगे कौन, आपके सच्चिदानंद सिन्हा। जब आपका संविधान सभा बनता है तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन याद रखिएगा, जब 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है तो इसमें अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के कौन बना दिए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले, और वहां पे अगर सच्चिदानंद सिन्हा राजेंद्र प्रसाद का नाम रहे तो सच्चिदानंद सिन्हा के साथ जाना, क्योंकि वहां सबसे पहले पूछा है। अस्थाई अस्थाई का प्रयोग नहीं किया है। जब अस्थाई का प्रयोग करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा जाना, और जब अस्थाई का प्रयोग करेगा तो राजेंद्र प्रसाद के साथ जाना। बाकी आपने देखा कि अंतरिम सरकार में यही राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भी रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध प्रारूप समिति से रहेगा। किससे रहेगा, प्रारूप समिति से। और जो प्रथम मंत्रिमंडल बनी थी उसमें यह विधि मंत्री भी बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एस राधाकृष्णन जो आप देखेंगे आपके राष्ट्रपति की कैटेगरी में आएंगे, इनका कोई यहां से संबंध नहीं रखता है, इसलिए यहाँ पे इनको हम लोग नहीं देखेंगे। अब देखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे घुमाया गया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डील करोगे, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डील करोगे, क्योंकि याद रखना यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद और यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा दोनों का नाम दिया गया है, ठीक ना। हाँ बताओ, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों का नाम दिया गया है। आपसे पूछा प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे आप सीधे कहना सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे अस्थाई अस्थाई में कैटेगरी नहीं किया है, तो आप यहाँ सीधे कहना कि सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। ये आपको यहाँ से तैयार रखना है, ठीक है। चलो आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनेंगे। अंतरिम सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहेंगे। तदर्थ झंडा समिति के भी अध्यक्ष रहेंगे। 24 अक्टूबर 1950 को आप देखेंगे कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहेंगे। अभी आपके प्रारूप समिति आएगा आगे। और फिर याद रखिएगा, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही क्या करेंगे, बहिष्कृत भारत की जो पत्रिका है, जिनकी पाक्षिक पत्रिका मराठी भाषा में, उसको भी यही लिखेंगे। और याद रखिएगा, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित आप अगर देखेंगे तो इन्होंने आर्टिकल 32 जो आप मूल अधिकार पढ़ेंगे उसको इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला था। ये सॉरी, संविधान की आत्मा बोला था। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात कर लें तो 1940 के कांग्रेस के रामगढ़ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। और 1940 से 45 तक यह लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे। क्यों, क्योंकि उस बीच में कोई नया अध्यक्ष नहीं चुना गया था। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कहलाएंगे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कहलाएंगे, ठीक ना। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की बात कर रहा है। तो उद्घाटन का मतलब क्या हुआ कि पहला दिन जो अध्यक्ष अधिवेशन हुआ, मतलब 9 दिसंबर 1946, तो उद्घाटन कौन करेगा, सच्चिदानंद सिन्हा तो करेंगे। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद थोड़ी ना करेंगे। राजेंद्र प्रसाद तो दूसरे वाले में अधिवेशन में क्या हुए थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। आंसर यहां पे करना, आप सभी लोग बताना इसकी आंसर, जल्दी बताना। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन होंगे, आंसर बताइएगा। कौन होंगे, देखना कह रहा है जैसे आपने अध्यक्ष की बात की थी उसी तरीके से आपसे पूछा कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति मतलब उपाध्यक्ष कौन बनाए गए। तो याद रखना, मनोनीत के रूप में फ्रैंक एंथोनी होंगे, लेकिन बाद में अस्थाई अस्थाई उपाध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। अस्थाई उपाध्यक्ष की अगर बात करेगा तो याद रखिएगा H.C. मुखर्जी को बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा, H.C. मुखर्जी को बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा संविधान सभा के अस्थाई उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन बने, तो H.C. मुखर्जी बने। लेकिन मनोनीत तौर पे पहले अधिवेशन में किसे बना दिया गया था, फ्रैंक एंथोनी को बना दिया गया था। ये आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक ना।
और आपको यहाँ से कुछ चीजें और आपको ध्यान नहीं रखना है। बाकी अभी आप टीटी कृष्णमचारी को देखेंगे आगे, तो जब प्रारूप समिति में आप देखेंगे तो यह भी एक सदस्य के रूप में वहां पे शामिल रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अब बताओ इसका आंसर बताओ, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर बताना सभी लोग। तो जल्दी बताओ। तो स्वाभाविक सी बात है, जब 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होगी तो उसी दिन की जाएगी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाएंगे, ठीक ना, ये ध्यान रखना। चलो अगला बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। वही क्वेश्चन घुमा दिया गया, कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक ना, ये याद रखना। बाकी देखो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ और इसी दिन संविधान को क्या किया गया था, अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। बाकी 26 जनवरी 1950 को याद रखना, संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ये दो चीजें याद रखना यहां से। अब देखो 22 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, बताना। संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। देखो एकदम नया प्रश्न, देखो एकदम नया प्रश्न आपसे पूछ लिया है, किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आप हमेशा रटे होगे, याद रखना, जो आपका यहाँ पे कौवा प्रस्ताव था, ध्यान रखना। तो जल्दी बताओ। हम्म, चलो बताओ। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, याद रखना पांचवी। और पांचवी कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा, पांचवी बैठक में यह उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के ही आधार पर आज जो आप अपनी उद्देशिका को देखते हैं, यह उद्देशिका आपको दिखती है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यही कहीं ना कहीं जो जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसको याद रखिएगा कब 22 जनवरी 1947 को पास किया जाता है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रस्ताव कब रखते हैं, पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। और यही क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, तो यह 22 जनवरी 1947 को, वही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास होता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया। और इसी आधार पर संविधान का निर्माण होता है। और जो आज आप उद्देशिका देखते हैं, कहीं ना कहीं इन उद्देशिका में वो पूरे जवाहरलाल नेहरू की पूरी बातें आज भी ये दिखती हैं, ठीक ना। इसीलिए उसको उद्देश्य प्रस्ताव के नाम पे उद्देशिका भी बोल देते हैं, और प्रस्तावना तो बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे की तरफ देखते हैं, अगला प्रश्न बताओ। कह रहा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आप क्या कहोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को उसको पास कर दिया गया, ये याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ आपसे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए हैं। और यह क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सबसे पहले तो सही है या सही नहीं है, तो इसको गोला करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पे असर था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनके उद्देश्य प्रस्ताव को जब पास किया गया 22 जनवरी 1947 को, तो स्वाभाविक बात है इनकी बातों को लिया गया, तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा कह रहा है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही बात है, अगर आप अपने भारत की उद्देशिका पढ़ोगे, प्रस्तावना पढ़ो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, आप देखते होंगे कि कितने महत्वपूर्ण उद्देश्यों की वो बात कर रही है। तीसरी बात कह रहा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल सही बात है, आप क्या कहते हो, हम भारत के लोग, भारत को मतलब कि संविधान को भारत के लोगों के द्वारा आदेशित किया गया है। और चौथा कह रहा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। अगर यहाँ पे आप राष्ट्रपति को पढ़े होगे तो आपने देखा होगा राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, इनडायरेक्टली रूप में होता है, एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। चलो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे। देखना यहाँ पे बड़ा प्रश्न ये विवादित रहता है, इसका आंसर करना। तो कितने यहाँ पे अधिवेशन हुए थे, चलो जल्दी बताओ इसका आंसर।
चलो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितने अधिवेशन हुए, यहाँ ऑप्शन में ऑलरेडी 12 दे दिया है तो 12 के साथ सही होगा। याद रखना कि कुल 11 हुआ था। कितना हुआ था? कुल 11। लेकिन एक जो आपका 24 जनवरी 1950 को एक विशेष अधिवेशन हुआ, इसको अगर आप जोड़ लोगे इस विशेष अधिवेशन को, तो इसको लेकर के कुल 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल 12। इसी दिन सबके हस्ताक्षर हुए थे, ठीक ना? चलो याद रखना। तो याद रखना, अगर आपसे 11 यहाँ दे दे तो 11 के साथ चले जाना, बाकी 12 दे और 11 दोनों दे तो 12 के साथ हमेशा जाना, ठीक ना? क्योंकि यहाँ पे कई एग्जामों में विवादित रहता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? बताओ। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यह समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब याद रखना, यहां पे यह भी दे सकता है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन को ये क्या कर सकता है, यहां पे दे देगा 2 हफ्ता 4 दिन, ठीक ना? तो एक नया टर्म्स बना देगा तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसी 18 दिन को इसने 2 हफ्ता 4 दिन में क्या हो सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गए, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। चलो आगे चलो। अगला देखो, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लोग अधिकतर क्या कर देते हैं, B.R. अम्बेडकर को मार करके चले आते हैं। याद रखिएगा, यह लगभग 10 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रश्न। जब आपका भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसके संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। यह भी कई बार एग्जाम में देके कंफ्यूज किया है। बेनेगल नरसिंह राव, कौन? बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही क्या किए थे, यह भारतीय संवैधानिक सलाहकार थे। याद रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान निर्माण के संवैधानिक सलाहकार के रूप में यही B.N. राव थे। याद रखिएगा, ठीक ना? ये आपको यहां से याद रखना है, ठीक ना? चलो आगे की तरफ देखें। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है आपसे कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? देखना, यहां आपसे कह रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, तो आप यहां पे क्या कहोगे? जल्दी बताओ इसका आंसर। तो आप यहां कहोगे कि 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ। और इसी दिन टोटल कितने, 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए, जिसमें आप देखे होंगे नागरिकता है, आर्टिकल 15 है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक ना? ये 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। तो पूर्णतः तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर आपसे पूछे पूर्णतः लागू कब हुआ, तब हो जाता 26 जनवरी 1950। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो आगे चलो। देखो, कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो आपने देखा होगा कि जब उद्देशिका आप पढ़ते हैं तो लास्ट में लिखा है, हम भारत के संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं, मतलब अपनाते हैं। तीनों का मतलब ये कब? 26 नवंबर 1949 को। ये ध्यान रखिएगा, कब? 26 नवंबर 1949 को। चलो अगला देखो, कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। कब क्यों किया गया भाई? इसका आंसर बताना सभी लोग। क्यों यह निर्णय किया गया कि संविधान जो होगा वो 26 जनवरी को ही लागू होगा? क्योंकि आपने देखा था मेरे प्यारे साथियों कि क्या हुआ था जब लाहौर अधिवेशन 1929 का हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, तो उसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और उसी दिन क्या किया गया, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई। इसी के उपलक्ष्य में याद रखिएगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा, याद रखिएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखिएगा, रीजन यही था। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करिएगा सभी लोग। भारतीय संविधान दिवस, तो जब स्वाभाविक सी बात है 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ, इसी दिन हमने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित किया। तो याद रखिएगा, इसी 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। बाकी 26 जनवरी 1950 को हम लोग संविधान को इसलिए पूर्ण रूप से लागू किए क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में उसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इस वजह से, ठीक ना? चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताओ, कह रहा है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? बताओ इसका आंसर। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? तो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, आत्मर्पित किया गया, मतलब अपनाया किसके द्वारा गया था? तो याद रखना, संविधान सभा के द्वारा। भाई स्वाभाविक सी बात है, जब संविधान सभा के लोग होंगे तो उन्हीं के द्वारा इसको अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मर्पित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना? चलो आगे चलना। कह रहा है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखना,
याद रखना यहाँ पे अब आपसे थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है और यहाँ से आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ठीक है ना। देखना पश्चिमी, देखो पहले आपने देखा था कि जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पूरा था, इस बंगाल को दो भाग में बांटने का प्रयास किया था। तो इधर वाले को आपने पश्चिमी बोला था और इधर वाले को आप पूर्वी बोलते थे। तो ये जो पूर्वी बंगाल बांग्लादेश से सटे हैं, यहीं से भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन होता है। लेकिन याद रखना कि यहां से जब यह बांग्लादेश में यह पूर्वी बंगाल मिल जाता है तो अब इनका सीट खाली रह जाता है। अब जब सीट यहाँ पे क्या होता है कि भाई यह एक अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग के नेता होते हैं, तो इनको जाना संविधान सभा में बहुत जरूरी था। तो मुंबई में जो जीता रहता उसको हटा करके वहां पे उपचुनाव करा करके और वहां से बंबई प्रेसिडेंसी से भीमराव अंबेडकर को भेजा जाता है। तो अगर बंबई प्रेसिडेंसी न दे तो याद रखना पूर्वी बंगाल लगाना, ध्यान रखना, ठीक ना। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है। चलो अगला प्रश्न बताओ, 35 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए की बात कर रहा है और यहाँ आपसे गोलमेज सम्मेलन वगैरह के स्टेटमेंट देकर के आपसे बात किए जा रहे हैं। चलो इसका आंसर करना, यहाँ पे बताने का प्रयास करना। कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बताओ तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी, ठीक ना। दूसरा कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंधन किया। और सही कौन सा है, तो याद रखिएगा ये दोनों का दोनों सही है, क्योंकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन की उपज 1935 का भारतीय शासन अधिनियम है, जिसके तहत आपने देखा होगा कि केंद्र में जो द्वैध शासन की बात की गई थी, इस तरह के और बहुत सारे चीजें की गई थी, ठीक ना। चलो अब देखो कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहा नीचे दो दिए गए वक्तव्य हैं और इनमें आप क्या करिए, स्पष्ट कीजिए कि कौन कौन सही होगा क्या नहीं सही होगा। अब यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करना। कह रहा है पहला कथन कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सत्य बात है। आगे अब मैंने बताया कि लगाओ क्योंकि, ठीक ना, क्योंकि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। अरे भाई यह एक घरेलू संविधान है, इसीलिए संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा, यह बात स्पष्ट नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों तो सही है लेकिन अस्पष्ट नहीं सही कर रहा है ये एक दूसरे को। इसलिए देखिएगा घरेलू संविधान तो है ही है, बाकी ये देश की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता, अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, स्पष्टीकरण सही नहीं माना जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। 37 नंबर देखो, कह रहा है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को किसने 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, इसका आंसर करिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित किया जाए, ठीक ना। ये बात किसने की थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। चलो आगे की तरफ देखते हैं। अगला बताओ निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पे कौन कहेगा, ये आपके महात्मा गांधी होंगे, यही कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दीजिए स्वतंत्रता के बाद। कौन कहेगा, महात्मा गांधी कहेंगे। चलो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। चलो इसका आंसर बताना, यह कौन कहेगा। याद रखना ऑस्टिन नामक एक विदेशी था, उसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस ही थी और कांग्रेस भी संविधान थी, मतलब संविधान सभा में सारे के सारे लोग कांग्रेस के ही सदस्य थे, बाकी अन्य सदस्य ज्यादा नहीं थे, उनका रेशियो 5% था, बाकी 95% क्या था, कांग्रेस के ही लोगों का बोलबाला था किसमें, संविधान सभा में। इसीलिए ऑस्टिन बोलेगा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। 40 नंबर जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी। याद रखिएगा, आपसे याद रखिएगा, नाम यहां से पूछ लिया जाता है। आपके भारत के संविधान में जब संविधान सभा बनाया गया उसमें टोटल 15 महिलाएं थी। जब मैं आपको आरओ का क्रैश कोर्स कराऊंगा उन 15 महिलाओं का नाम आपको बता दूंगा। आपको बस क्या करना है, नाम को बस बार बार पढ़ना है, रटने का प्रयास नहीं करना है। जब आप नाम को पढ़े रहोगे तो एलिमिनेट कर लोगे एग्जाम में। तो टोटल याद रखना 15 सदस्य महिलाएं थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। याद रखिएगा संविधान सभा में अपना काम की थी, याद रखिएगा संविधान को निर्माण में अपना एक हेल्प दी थी, एक अपना सहायता भी की थी, ये ध्यान रखिएगा 15 महिलाओं ने, ठीक ना।
तो आज का जो हमारा घटना चक्र का सेशन है, एक पूरा चैप्टर हमने यहीं पे कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे चलते रहेंगे। बाकी अगर आपको घटना चक्र को और अच्छे से शानदार तरीके से अप्रोच के माध्यम से समझना है तो आप ऐप पे आइए, 199 रुपए पे करिए, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, इतना आप बाहर खा पी के उड़ा देते हैं। वहां आपको और शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन मैं करना सिखाऊंगा, क्योंकि देखो यूट्यूब पे अगर मैं धीरे धीरे क्लास लूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। वहां पे मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, इसलिए वहां पे साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपको पूरा याद कराते हुए चलूंगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है, याद रखना। नहीं होगा तो पैसा वापस करा दूंगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनको याद है, वो बस रिवीजन करने आते हैं, इसलिए सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फास्ट चलना पड़ता है। बाकी ऐप पे अगर आप आ रहे हो तो वहां पे आपको बहुत शानदार तरीके से पूरा रटवा दूंगा घटना चक्र, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस वीडियो को भी आप लोग प्लीज आगे से आगे बढ़ाइएगा, प्यार दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा। बाकी कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल, ब्रेक के बाद। तब तक लिए थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू।